नमस्कार, मैं मोहित सिंह अपने वकील के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले 7 जून को मैंने एक आरटीआई फाइल करी थी आरबीआई के अंदर। और उस आरबीआई आरटीआई के अंदर मैंने कंफर्मेशन ली थी डिपार्टमेंट से कि आरबीआई ने कुछ नोटिफिकेशन एमसीए के लिए निकाला हुआ है कि वो माइक्रोफाइनेंस कंपनी के अगेंस्ट में कुछ एक्शन उन्होंने लिया है या कोई भी बात जो आरबीआई के पास में है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है आरबीआई को फॉरवर्ड करे थे और उन क्वेश्चंस को बेस मानते हुए आज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये आरबीआई का जो रिप्लाई है वो कुछ समय पहले मेरे पास आ चुका था और मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैं इसको नहीं बना पाया। बट स्टिल मैं जो है आज इस वीडियो को बना रहा हूं और मैं आज आपके सामने लेकर आने वाला हूं वो सभी क्वेश्चंस जो मैंने आरबीआई से करे थे और उसमें आरबीआई ने क्या आंसर करा और एमसीए ने क्या आंसर करा, दोनों की तरफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या आंसर करा और आरबीआई ने क्या आंसर करा और इसका क्या मतलब निकलता है इन चीजों का। ये सभी बातें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरबीआई का मेरे पास लेटर है जिसके अंदर मैंने जो क्वेश्चंस करे थे वो सभी चीजें हैं। ये एप्लीकेशन अंदर आरटीआई एक्ट मैंने फॉरवर्ड करी थी और जो मेरे क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ मेरे क्वेश्चंस क्या थे। मेरे क्वेश्चंस थे ये आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं 1, 2 और 3, 4, ये 4 क्वेश्चंस मैंने डिपार्टमेंट से पूछे थे और इन चारों क्वेश्चंस का डिपार्टमेंट ने आंसर्स मुझे करा हुआ है जो उनकी अथॉरिटी में थे। मैं इन चारों क्वेश्चंस को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद में इन सब का मतलब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मैंने उनसे पूछा क्या था। तो पहला क्वेश्चन मेरा था कि प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लॉज एंड रूल्स एप्लीकेबल, provide exemption which allow companies registered under section 8 of the companies act to carry microfinance businesses। मैंने इनको बोला था कि भाई मुझे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कंपनीज एक्ट के लिए हैं या कुछ एग्जाम्पशंस हैं या कोई भी ऐसी बात है तो मुझे प्रोवाइड करें जो आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन हो। आरबीआई से मैंने पूछा इसके लिए। तो जब मैंने आरबीआई से क्वेश्चन पूछा तो आरबीआई ने जो है बहुत सिंपली कुछ चीजें मुझे भेजी। रिप्लाई आरबीआई का आया, आरटीआई एप्लीकेबल हैज बीन ट्रांसफर टू एमसीए। एमसीए को फॉरवर्ड कर दिया गया है और बोला है कि भाई एमसीए इसका आंसर करे, क्योंकि आरबीआई को लगा कि इसका आंसर उनके पास में नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर था वो उनके पास में नहीं था। क्वेश्चन मेरा सिंपल था कि क्या सेक्शन 8 कंपनीज को कोई एग्जाम्पशंस, कुछ लॉ, कुछ उसके लिए आप लोगों ने बना रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और एमसीए के अंदर इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करा गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा था प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी नेट मिनिमम नेट ओन फंड क्राइटेरिया। जब भी कभी हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए लेकर जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपने नेट ओन फंड क्राइटेरिया फॉलो नहीं करा। तो क्या कुछ ऐसे नेट ओन फंड क्राइटेरिया है, मतलब कितनी कैपिटल से इस कंपनी को बनाना चाहिए, इस बात के लिए मैंने क्वेश्चन करा। तो उस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आरबीआई ने दिया। आरटीआई एप्लीकेबल हैज बीन ट्रांसफर टू एमसीए। एमसीए को हमने ट्रांसफर कर दिया है इसके लिए और एमसीए इसका आंसर करेगा, ऐसा एमसीए उन्होंने बोला। उन्होंने कहा हाउएवर, फिर भी उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी। ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान से देखें। इट मे बी नोटेड दैट, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, इट मे बी नोटेड दैट अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, हैज साइज एसेट साइज, मतलब कि जो उन्होंने मार्केट के अंदर लोन दे रखा है, अगर वो 100 करोड़ से ऊपर हो जाता है, 100 करोड़, तो एंगेज और माइक्रोफाइनेंस एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड है। तो पैरा नंबर 9(1) ऑफ मास्टर डायरेक्शन, जो मास्टर डायरेक्शन रिसेंटली 2022 के अंदर मार्च में आई थी, आप सभी लोगों को पता होगा, उस पर मैंने वीडियो बनाई भी है। आप मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर मास्टर डायरेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अंदर मैंने मास्टर डायरेक्शन शेयर भी करा हुआ है। तो उसके पैराग्राफ नंबर 9(1) के अंदर उन्होंने मास्टर डायरेक्शन जो दी हुई थी उसमें उन्होंने ये वाली बात लिखी थी कि अगर कोई कंपनी 100 CR से ऊपर का बिजनेस करती है तो उसको एनबीएफसी के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है। विच मीन्स ये इन्होंने इनडायरेक्टली इस बात को बताया कि अगर 100 CR से ऊपर का बिजनेस नहीं है उसका और वो अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो वो बिजनेस कर सकती है। इसका मतलब है कि आरबीआई को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आरबीआई को किसी प्रकार की परेशानी नहीं तो एमसीए को क्या परेशानी है इस चीज के अंदर। वेल, एमसीए को भी इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई एक होलसेल अथॉरिटी है उस चीज के लिए और एमसीए बस एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी है जो बिजनेसेस रजिस्टर करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर किसी बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस स्पेसिफिक के लिए कोई एक्ट अगर अलग से बना हुआ है
तो हमें उस एक्ट को प्रायोरिटी बेस पे समझना पड़ेगा। हमें हमें उस एक्ट की बात ज्यादा मानेंगे कंपैरेटिवली टू एमसीए। तो जैसे मान के चलो, मैं इसका बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे हॉस्पिटल खोलना है, तो अगर मुझे हॉस्पिटल खोलना है तो मैं एमसीए के अंदर जाऊंगा और हॉस्पिटल के लिए मैं अपनी कंपनी रजिस्टर कराऊंगा। उसके बाद में मुझे जो लोकल सीएमओ होगा, जो सिटी जो जिस मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, उनसे मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो भी परमिशन लेनी पड़ती होंगी वो सभी परमिशन लेनी पड़ेगी। केवल एमसीए के रजिस्ट्रेशन करने से मैं हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। सेम अगर एमसीए का काम क्या था, एमसीए का काम था रजिस्टर करना, उन्होंने रजिस्टर करा और उसके बाद में अगर मुझे परमिशन मिलेगी तो रजिस्टर होके, नहीं मिलेगी तो वो काम मैं नहीं कर सकता। सेम एमसीए का काम जो है माइक्रो फाइनेंस केस में रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना ही उसका काम है, इसके अलावा कोई और उनका काम नहीं है। उसके बाद में ये काम कि ये काम हम कर सकते हैं या नहीं, ये आरबीआई हमें बताएगी, और आरबीआई ने साफ बोला हुआ है कि 100 सीआर से अगर ज्यादा का बिजनेस है, उस केस के अंदर उसको एनबीएफसी का लाइसेंस लेने की जरूरत है। इसका मतलब अगर 100 सीआर से नीचे है तो उनको बिजनेस का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने वहां से मंगाई, इस इन्फॉर्मेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई एटलीस्ट हमारे साथ है। अगर किसी के पास भी अगर एमसीए किसी भी प्रकार का परेशान करता है किसी को, तो हम एमसीए का केस में फाइट कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, थर्ड पॉइंट में पढ़ रहा हूं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी गाइडलाइंस, कोई भी गाइडलाइंस अगर इशू करी हो एमसीए को कि भाई आप नॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इन सेक्शन 8 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस ऑब्जेक्ट के संग में कोई भी अगर आपने गाइडलाइंस इशू करी हुई है तो आप मुझे बताएं। ये वाली बात मैंने की, तो उन्होंने बोला कि भाई वी हैव नॉट इशूड एनी गाइडलाइंस टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कोई भी गाइडलाइंस इशू नहीं करी है फॉर नॉन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर किसी भी तरह की कंपनी को रजिस्टर करने की, ना रजिस्टर करने की गाइडलाइंस इशू नहीं करी उन्होंने विद माइक्रोफाइनेंस ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने कोई भी गाइडलाइंस इशू नहीं करी। तो थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने साफ मना करा है कि हमने एमसीए को मना नहीं करा। तो आरबीआई ने तो भाई मना नहीं करा, आरबीआई मना भी नहीं करती है, और आरबीआई ने सेकंड पॉइंट के अंदर बोला भी ये वाली बात कि भाई हम तो परमिशन देते हैं, आप करो जितना करना है। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला कि भाई कोई कॉपी प्रोवाइड कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन, प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन इशूड इन दिस रिगार्ड। कुछ अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ डायरेक्शन कुछ दे रखे हैं तो कोई कॉपी कुछ तो मुझे प्रोवाइड करें एटलीस्ट। लेकिन वहां से भी मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने बोला भाई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट इज नॉट अवेलेबल विद अस, यानी कि हमारे पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस रिगार्डिंग की। अब इन्फॉर्मेशन होगी भी कैसे, क्योंकि किसी भी तरह की डायरेक्शन उन्होंने उनको नहीं दी। खैर, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसके लिए उन्होंने बोला कि भाई हमने एमसीए को फॉरवर्ड कर दिया लेटर, एमसीए से पूछिए जाके। और सेकंड जो पॉइंट था जिसको उन्होंने आंसर तो करा, लेकिन पार्शियल आंसर करते हुए बोला कि भाई हम एमसीए से जो है फॉरवर्ड कर दिया है इस लेटर को, तो एमसीए से हम आपको पता करके बताएंगे। तो ये लेटर एज इट इज जो हमने आरटीआई फॉरवर्ड करी थी वो उस आरटीआई के ये क्वेश्चंस एमसीए के पास में फॉरवर्ड करे गए, और एमसीए के पास जब ये क्वेश्चंस फॉरवर्ड करे गए तो एमसीए ने हमें क्या आंसर करा, मैं उन आंसर्स को आपको दिखाने वाला हूं। एमसीए हमें क्या बोलता है, ये एमसीए का आंसर है। ये फाइनल स्टेटस मुझे आरटीआई ऑनलाइन का जो मिला, तो ये वही डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करा गया है, जो आरबीआई ने उन्हें भेजा है। और ये एक आंसर उन्होंने लिख के मुझे भेजा है, ये आंसर है। और ये एक आंसर दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत गोल मोल बात उन्होंने लिखी हुई है, कुछ उन्होंने आंसर में नहीं दिया, विच मीन्स ये बहुत बिल्कुल साफ बात है कि उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। कुछ बोलने के लिए अगर होता तो बताते ना कि भाई देखो ऐसा ऐसा लिखा है, एक्ट में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहता हूं, अगर एक्ट में लिखा है तो वो काम हम कर सकते हैं, एक्ट में नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते हैं। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ। और हमारे इस केस के अंदर बहुत ध्यान से देखें कि एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। एक्ट के अंदर कोई भी बात मना करने के लिए नहीं लिखी। जब एक्ट के अंदर मना करने के लिए नहीं लिखा हुआ है तो वो काम कर सकते हैं। हालांकि एमसीए ने क्या आंसर करा, इस आंसर को आप लोग देख लीजिए प्लीज। ये लिखा है रेफरेंस टू द सीरियल नंबर 1 to 4। ये सीरियल नंबर 1 to 4 उसी आईटीआर की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दी आरबीआई को। In RTI application, it is stated that only such information which is held by the under control of public authorities can be provided in the section 2J of RTI Act. Section 2J of RTI Act का इन्होंने हवाला दिया है। Section 2J of RTI Act बताता है कि वही इंफॉर्मेशन आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको पब्लिक डोमेन में दे सकते हो, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। इन्होंने क्या कहा,
इन्होंने बोला कि भाई हम लोग जिम्मेदारी नहीं, हम लोग किसी को बताने के लिए हमारी अथॉरिटी नहीं है, कोई हमसे पूछे ये बात आरटीआई के अंदर आती ही नहीं है कि वो हमसे सवाल भी करे इस तरह का। मतलब कि एमसीए ने तो साफ मना कर दिया कि भाई मैं इसका आंसर भी नहीं दूंगा। और उन्होंने बोला कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में है, यानी कि पब्लिक के सामने है, वो इंफॉर्मेशन ही वो हमसे मांग सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी भी रीजन से कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, उस इंफॉर्मेशन को हम नहीं देंगे। खैर, आरटीआई एक्ट मैंने भी पढ़ा हुआ है। इस सेक्शन के अंदर जो उन्होंने जिन सेक्शंस के हवाले देके उन्होंने आंसर देने से मना कर दिया, ये गलत है। एमसीए को इसका आंसर करना चाहिए था, लेकिन एमसीए ने इसका आंसर इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर एमसीए इसका आंसर करती तो उसको अपने 30 मई को जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था उसको जस्टिफिकेशन भी करना पड़ता। ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है कि इसके अगेंस्ट में मैं एमसीए के अगेंस्ट में जाऊं और एमसीए के अगेंस्ट में जाकर कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ूं और आपके हक के लिए लड़ूं। ये बहुत वाकिफ, बहुत सही इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के संग हम ये वाला काम कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि अब हमें आगे क्या करना है। मैं आगे के स्टेप के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, आरबीआई ने तो बोला कर सकते हैं, उन्होंने मना नहीं करा। एमसीए ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, रीजन उनके पास इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं इस तरह की। तो एमसीए मना करे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर एमसीए मना करे तो ये लेटर जो मैं इस वीडियो के अंदर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये अटैच करके वहां भेजें। उनको बताएं कि देखो हमने आरबीआई से भी पूछा था, आरबीआई ने मना नहीं करा। और बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो 30 मई को नोटिफिकेशन जिन कंपनियों के लिए आया। उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा यह था कि जिन लोगों ने अनऑथराइज तरीके से उन एमओए को चेंज करा है, उन एमओए को चेंज करने का जो अनऑथराइज वे आउट निकाला है, उन लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ये कैसे डिसाइड करा जाएगा कि वो चीज अनऑथराइज थी? अगर डिपार्टमेंट के किसी ऑफिशियल ने उसके ऊपर सर्टिफिकेट दिया है तो प्रैक्टिकल बात यह है कि मेरा जो ओपिनियन, मेरा जो प्रोफेशनल ओपिनियन जो है, उसके अकॉर्डिंग 30 मई को जो नोटिफिकेशन निकला था उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। किसी भी तरह का एक्शन किसी भी एंटिटी के ऊपर नहीं लिया जाएगा, ऑन द कंडीशन जो भी कंपनीज बनी हुई हैं या जो भी कंपनी बन रही हैं, जो भी कंपनीज हुई हैं, उन सबके एमजीटी 14 प्रॉपर तरीके से अप्रूव करे गए हो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के संग में। बहुत कम लोग जानते हैं कि एमजीटी 14 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने के लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली गई, फिर एमजीटी 14 अप्रूव करा है, तो उन कंपनियों के एमजीटी 14 को रिवर्स करके उनके एमओए को जो उन्होंने चेंज करा है उनको चेंज करा जा सकता है। अदरवाइज किसी भी कंपनी के अंदर एमसीए की भी अथॉरिटी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को वो चेंज करें, क्योंकि उनके पास कोई भी रीजन नहीं है इस बात का। क्योंकि आरबीआई हमारे सपोर्ट में है, एमसीए के पास कुछ लॉजिक्स नहीं है, तो उस नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत रिलीफ भरी बात है और ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के लिए पब्लिकली ओपन करा और मैं इसको इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं इसको रखूंगा भी। और अगर किसी को भी लगता है कि इसको यूटिलाइजेशन करके अगर वो जाना चाहे कोर्ट में तो जा सकते हैं। और बाकी अगर मुझे भी ऐसा लगा कि ये ज्यादा परेशान कर रहा है तो हो सकता है मैं भी इन डॉक्यूमेंट के संग में कोर्ट में जाऊं और इनके अगेंस्ट में बात करूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग भी कोर्ट में इस फैसले को लेकर जाएंगे और चीजों को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।